पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। मेरे साथ आप शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि आपने बड़ा कीमती वक्त हमारे साथ बिताया है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र में कैसे आपको खत्म करूंगा। एक्चुअली रक्त परिसंचरण तंत्र में हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं और हृदय का अध्ययन करते हैं जो है, और वाहिनियों का वेसल्स का अध्ययन करते हैं। तो पहले मैं रक्त पढ़ाऊंगा आपको, जिसे आपको मालूम है ब्लड प्लाज्मा से और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। थोड़ा बेसिक नॉलेज दूंगा और उसके बाद मैं आरबीसी डिटेल में पढ़ाऊंगा, डब्ल्यूबीसी डिटेल में पढ़ाऊंगा और प्लेटलेट्स डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिर प्लाज्मा पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्न का टेस्ट कराऊंगा। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ाऊंगा। ब्लड ग्रुप खत्म होने के बाद फिर से ब्लड ग्रुप पे करीब 20 से 30 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट कराऊंगा। उसके बाद आपका वेसल्स, आपका वाहिनियां पढ़ाऊंगा और लास्ट में हृदय पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, रोगिक परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रोगिक परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, अब देखिए, रोगिक परिसंचरण तंत्र द्वारा न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को, रोगिक परिसंचरण तंत्र द्वारा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाया जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाया जाता है। और रोगिक परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग अध्ययन क्या करते हैं? रक्त की, ब्लड की, रक्त वाहिनियों की, यानी जिनके द्वारा ब्लड पूरे शरीर की हर एक कोशिका तक जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। रक्त वाहिनियां और हृदय, हार्ट का हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं रोगिक परिसंचरण तंत्र। रोगिक परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ब्लड यानी रक्त, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां, हार्ट यानी हृदय। अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, और रोगिक परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अक्सर करके आपसे ये क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में कि रोगिक परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। एक तो दो क्वेश्चन पूछ देता है, स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ब्लड ग्रुप की खोज की थी, किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और रोगिक परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। अब रोगिक परिसंचरण तंत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रक्त, ब्लड, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स और हृदय। रोगिक परिसंचरण तंत्र के द्वारा, यानी इन तीनों के माध्यम द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं, शरीर के हर एक सेल में
पहुंचते हैं। क्लियर है? तो हम लोग पहले अध्ययन करेंगे ब्लड का, रक्त का। ठीक है, चलिए देखिए रक्त। रक्त मतलब ब्लड, खून। ठीक है, देखिए रक्त जो होता है वो प्लाज्मा से, हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं, और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, इसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, देखिए प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, वो लिक्विड अवस्था में होता है क्योंकि इसमें 90% 90 to 92, लेकिन 90% स्टैंडर्ड ध्यान रखिए। 90% तो इसमें क्या होता है, पानी होता है, और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ 10%। क्लियर? तो अब 90% पानी है तो लिक्विड बोलेंगे, इसको हम लोग सॉलिड पार्ट बोलते हैं। सॉलिड सॉलिड का मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर के समान सॉलिड होगा। देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, एक जिसे विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, एक कोलाइड अवस्था बोलते हैं, और एक जो है सॉलिड अवस्था। तो ये पानी और ठोस के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, कोलाइड अवस्था। ठीक है, कोलाइड अवस्था बोलते हैं। जैसे पानी, अब इसे विलयन, इसको विलयन समझ लो। जैसे आपने पानी और चीनी का घोल मिलाया, पानी और चीनी का घोल मिलाया तो पता नहीं चलेगा कहाँ कौन चीनी है कौन पानी, तो वो विलयन सॉल्यूशन बोला जाएगा। लेकिन पानी ले लो और रेत ले लो तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि पानी अलग है, रेत अलग है। तो इस पानी में बात कर रहा हूँ, यहाँ ठोस कहना निलंबन रहेगा ये, तो इस ये अवस्था। लेकिन ये अवस्था ब्लड देख ही रहे हैं, ये कोलाइड बोलते हैं। ये प्राकृतिक कोलाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक कोलाइड। यानी कि जिसमें जो विलायक है, यानी जैसे पानी वो ज्यादा सूक्ष्म है और उसमें जो विलेय है उससे कम सूक्ष्म है। तो रक्त कणिकाएं जो होती हैं सॉलिड होती हैं, या बोल सकते हैं प्राकृतिक कोलाइड अवस्था होती है इनकी। क्या? प्राकृतिक कोलाइड अवस्था होती है। दिख रहा है अच्छे से? समझ में आ रहा है? अच्छा, बड़ा लिखना है। एक बात कहूंगा कि पूरा नोट्स बनाइए। देखिए अगर आप अपने से नोट्स बनाएंगे या क्लास का नोट्स बनाएंगे तभी आप परफेक्शन पे आएंगे, नहीं तो ऐसे परफेक्शन पे आ नहीं सकते। क्लियर? फिर से देख लीजिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। रक्त, ब्लड इससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और फिर कणिकाओं से। ठीक है, प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। ये एक्चुअली ब्लड सेल को हम लोग कणिकाएं बोलते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्लड
जैसे अब ये पूरा ब्लड हो गया, ये पूरा हिस्सा और ये पूरा हिस्सा आपने कह दिया मिला क्या हो गया, ब्लड हो गया। तो ये 55%, जैसे 100% कोई चीज होती है, ये 55% रिप्रेजेंट करता है और ये 45% दोनों मिलकर खड़े होते हैं। यानी पूरे रक्त में प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाएं 45%। कभी कभी इसको 60% दे देता है, इसको 60% देता है, तब जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 60 के उस पे 40%। ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आप 55 और 45 ध्यान रखिए कभी कभी, लेकिन आप 55 एनसीईआरटी में 55 और 45 दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा, ठीक है। एक बार आगे चलते हैं।
ल्यूकोसाइट्स, क्लास नहीं है, ल्यूकोसाइट्स। तो अगर आपको मालूम रहेगा इनका वैज्ञानिक नाम, तभी ना आप ल्यूकोसाइट्स लिख पाओगे, है कि नहीं? तभी ना लिख पाओगे, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। देखिएगा देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड। ब्लड आपने देख लिया किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा से। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? 90% जल यानी वाटर और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब आप इधर क्या देख रहे हो? रक्त कणिकाएं देख रहे हो, रक्त कणिकाएं। ब्लड कार्पस देख रहे हो, इसके 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपने देखा? ये सॉलिड पार्ट होता है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ठीक है। इसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी को, अच्छा एक चीज और देख लीजिए यहीं पर, आरबीसी की मतलब रक्त कणिकाओं में सबसे ज्यादा मात्रा आरबीसी की होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की मात्रा होती है और सबसे कम मात्रा डब्ल्यूबीसी की होती है रक्त कणिकाओं में। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी फिर 2 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी हम लोग फिर से 2 पार्ट में पढ़ते हैं, कणिका युक्त श्वेत रुधिराणु इसको हम लोग बोलते हैं ग्रानुलोसाइट्स, GRANULOCITS, ग्रेनुलोसाइट्स। हिंदी इंग्लिश में दोनों में यही बोलते हैं। और एक है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स, AGRANULOCYTS। ठीक है, फिर ये भी 3 प्रकार के होते हैं, और ये आपका 2 प्रकार का होता है। ये आपका कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स या
बेसोफिल्स, और तीसरा है हिस्टोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। हिस्टोफिल्स, हिस्टोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स, हिस्टोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। कड़ी और एक्रोमियोसाइट्स, कड़िका विहीन श्वेत नाड़ी के भी दो पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सबकी हम व्यक्तिगत बातें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ब्लड जो होता है क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.35 से 7.45, ज्यादातर 7.4, पीएच मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये मान रहता है इसका पीएच मान। तो अभी आप तक में क्या, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या अध्ययन करेंगे? ब्लड का, रुधिर वाहिनियों का और हार्ट का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग ब्लड का अध्ययन करेंगे। ब्लड दो पार्ट में बटा होता है, एक प्लाज्मा में और एक रक्त कणिकाओं ब्लड कार्पसल्स में बटा होता है। प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, 90% जल होता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा को सबसे अंत में देखेंगे। रक्त कणिकाएं तीन भागों में बटी होती है, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त ब्लड कार्पसल्स में सबसे ज्यादा मात्रा क्या होती है? आरबीसी की, फिर किसकी होती है? प्लेटलेट्स की, फिर किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की। ऐसे एक चीज और नोट कर लीजिए कि जितनी भी तो शरीर में, देखिए शरीर जो है कोई भी कुछ भी चीज इस पृथ्वी पे जीव, सजीव, निर्जीव कुछ भी कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका से डेवलप होंगे तो ऊतक टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से डेवलप होंगे तो ऑर्गन्स अंग बनेंगे, ऑर्गन से डेवलप होंगे तो अंग तंत्र बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और कई ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या होता है? पूरी की पूरी बॉडी बनती है। जिससे अभी हम लोग अगले कभी ब्लड पढ़ा लेंगे तो थोड़ा और विस्तार से बातें करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी बातें। तो जितनी भी जो अलग अलग कोशिकाएं, हर एक, जैसे अगर आप जो है कि हड्डी पढ़ने जाए और तो वो भी एक कोशिका से, उसकी एक अलग कोशिका होती है, ब्लड की एक अलग कोशिका होती है। तो जैसे कोशिकाओं की अगर बात करें तो पूरे शरीर में अगर इंडिविजुअली बात करें तो सबसे ज्यादा कोशिकाएं आरबीसी की पाई जाती है। इंडिविजुअली भी सबसे ज्यादा कोशिकाएं आरबीसी की पाई जाती है। और एक ध्यान रखिएगा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स दो भागों में बटा होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स कणिकायुक्त श्वेत शुक्राणु और एक्टिनोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत शुक्राणु। अब ग्रेन्युलोसाइट्स तीन भाग में बटा होता है, एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, हिस्टोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स। एक्टिनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दो भागों में बटा होता है। देखिए रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है।
मतलब अपने से बता सकते हैं कौन कौन संयोजी ऊतक है। जो भी शरीर के पार्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं वो संयोजी ऊतक। क्लियर है? अब ऐसे समझ लो कि अगर आपके जिस भाग में खून का जो है ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाए, परिवहन बंद हो जाए, वो भाग आपका सड़ के गिर जाएगा। आपको झुंझुनी चढ़ती है, जब आप बैठे रहो बहुत देर तक तो झुंझुनी चढ़ जाती है। तो क्यों चढ़ती है? उस वक्त उस पार्ट में ब्लड का मूवमेंट, सर्कुलेशन, परिवहन उस तरह से नहीं होता जिस तरह होना चाहिए, तो शून्य अवस्था में आ जाता है और आप अचानक खड़े होते हो तो लगता है कोई ताकत है नहीं। फिर आप पैर इधर थोड़ा सा झटकते हो और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने का इंतजार करते हो, उसके बाद वो अंग आपका काम करना चालू करता है। मैं उम्मीद है बात आप समझ पाए होंगे। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, और भी संयोजी ऊतक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या क्या संयोजी ऊतक है? तथा द्रवों की भांति प्रवाहित हो सकने के कारण तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक तो है, लेकिन संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक लिक्विड एक सॉलिड। तो ब्लड कैसा संयोजी ऊतक है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। आपको चार ऑप्शन देके पूछ सकता है कौन सा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। और एक बात और बता दें, ब्लड ही एकमात्र लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और कोई भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, और इसमें प्रवाह नहीं होता, और किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का प्रवाह नहीं होता, लेकिन ब्लड का होता है। शरीर में रक्त एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब देखिए, रक्त का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हीमोटोलॉजी कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है, हीमोटोलॉजी कहते हैं। देखिए, संयोजी ऊतक मानव शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना है। संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपके संयोजी ऊतक के बारे में आपका नोट्स हो गया। अब संयोजी ऊतक के उदाहरण देखिए। रुधिर ऊतक, जैसे मैंने बता दिया। अस्थि ऊतक शरीर को जोड़ने का काम करते हैं। वसा ऊतक भी कनेक्टिविटी का काम करता है। उपास्थि ऊतक भी कनेक्शन का काम करता है। इसलिए ये सभी संयोजी ऊतक हैं, लेकिन ये सॉलिड संयोजी ऊतक हैं और ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त ऊतक के कोशिकाओं को क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं। ठीक है,